कल हमने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के। आज पढ़ते हैं मेटलर्जी से। मेटलर्जी क्या होता है? किसी भी मेटल को एक उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करना और उसके बाद उसको प्यूरिफाई करके उसको यूज में लाना इज नोन एज, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। अब इस मेटलर्जी के प्रोसेस के वक्त काफी सारे स्टेप्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है। वहां पे क्या क्या होती है? पहले तो इन्होंने कहा कि जो मेटल्स होती है काफी सारे रिएक्टिव होती हैं। जो मेटल्स वो नेचर में ऐसे फ्रीली नहीं मिलती, फ्री स्टेट में नहीं होती है, वो कंबाइंड स्टेट में होती है। कंबाइंड स्टेट में बोले तो उनके सॉल्ट्स के साथ वो कंबाइंड होती है। जैसे कोई अपने ऑक्साइड्स के साथ कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, कोई अपने कार्बोनेट्स के साथ, कोई सल्फाइड्स के साथ और कोई नाइट्राइड्स के साथ। अभी बोला कि जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो इतना अफेक्टेड एयर, वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज से इतना अफेक्टेड नहीं होते वो। अब इन अनरिएक्टेड मेटल्स का एग्जांपल होगा कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये सब जो है ये एयर वाटर किसी से रिएक्ट होते ही नहीं इतना, तो इसलिए ये सारे जो मेटल्स है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स है वो नेचर में इम्प्योरिटीज के साथ फाइंड होते हैं, इम्प्योरिटीज के साथ मिलते हैं, मतलब एक मिक्सचर के साथ, जैसे इन्होंने कहा। तो इन ये कहते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी सेपरेटेड। अब ओर्स किसे बोलते हैं? ओर्स उसे बोलते हैं कि अब इन मिनरल्स को हम मेटल्स अलग करेंगे और कुछ और सब्सटेंस अलग करेंगे, तो उसको बोलते हैं ओर्स। ओर्स कंटेन मेनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। अब ओर्स मतलब क्या होता है? वो उसमें बहुत टाइप के इम्प्योरिटीज आ जाते हैं, लाइक सॉइल भी हो सकता है, सैंड हो सकता है, या फिर कोई रॉकी सब्सटेंस हो सकता है। अब ये जो इम्प्योरिटी आती है इन फॉर्म ऑफ ओर्स, इस इम्प्योरिटी को बोलते हैं गैंग्यू। Metals can be extracted from their ores by various methods of separation. अब ये जो मेटल्स है उनके इम्प्योरिटीज के साथ, मतलब ओर्स के साथ, वो सेपरेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स है जिन्हें हम मेटल्स और ओर्स को सेपरेट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर सब्सटेंस फ्रॉम ओर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटलर्जी। अब बोला कि जो हम एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है कि मैं मेटल को निकाल रहे हैं उनके ओर्स से या फिर उनके इम्प्योर फॉर्म से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। और मेटलर्जी में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? पहले तो हमें मिनरल्स के फॉर्म में मिलेंगे, फिर उन मिनरल्स को हम सेपरेट करेंगे ओर्स के फॉर्म में। फिर वो ओर्स क्या क्या होते हैं? ओर्स होते हैं गैंग्यू, जो कि या तो सॉइल हो सकता है, या तो सैंड हो सकता है, या तो फिर रॉकी सब्सटेंस हो सकता है। Then ores are taken out from the mines and the gangue is usually separated from the ore at site of itself by various methods. अब क्या होता है कि ओर जो होता है वो निकाल लिया जाता है उसके माइन से, और जो गैंग्यू होता है वो भी सेपरेट कर दिया जाता है। देन दी ओर्स आर कैरिड आउट टू द प्लेस वेयर मेटल्स आर प्रोड्यूस। अब उसके बाद ये जो ओर होता है, इन ओर्स को हम लेके जाते हैं वहां पे जहां मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं। देयर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म। अब उसके बाद मेटल्स जो होते हैं वहां से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्योर फॉर्म में। देन मेटल्स आर फर्दर प्यूरिफाइड बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। अब उसके बाद ये जो मेटल्स होते हैं वापस से प्यूरिफाई होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के साथ। एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब ये जो भी प्रोसेस था ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। इन शॉर्ट, ओर्स को निकाला, गैंग्यू जो गैंग्यू होता है उससे ओर्स को निकाला बाहर, फिर अब इन ओर्स को हम लेके गए जहाँ पे मेटल एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब वहां पे मेटल्स को उनके प्योर फॉर्म में निकाला, वापस इस मेटल को निकाला वहां से और प्यूरिफाई किया। ये जो था दिस वाज नोन एज मेटलर्जी। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। अब मेटलर्जी में क्या क्या पढ़ेंगे? प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओर। अब जो प्योर मेटल होता है वो ओर से बहुत सारे स्टेजेस में मिल सकता है हमें।
तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, उसमें दो पार्ट्स है, सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, देन एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, देन रिफाइन करते हैं मेटल्स को। तो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, सेपरेटिंग गैंग फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। जब हम गैंग को ओर से सेपरेट कर रहे होते हैं तब ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि कंपाउंड ऑफ डिजायर्ड मेटल इज इंक्रीज। अब जो डिजायर्ड मेटल, जो हमें मेटल उस ओर में से चाहिए, उसका कंपाउंड इंक्रीज हो जाता है। वेरियस वेज आर यूज फॉर दिस पर्पस। अब इसमें बहुत सारे वेज यूज होते हैं। सम जनरल मेथड्स फॉर दिस कंसंट्रेशन आर एज फॉलोज। अब कुछ मेथड्स इन्होंने दिए हुए हैं। फर्स्ट है विकफिल टेबल मेथड। इसमें क्या होता है कि मेड बाय फिक्सिंग। अब पहले विकफिल टेबल बनता कैसे है, फिक्सिंग अ नैरो एंड थिन वुडन राइफल्स ऑन इंक्लाइन सरफेस। ये नैरो और थिन वुडन राइफल्स डाले इन इंक्लाइन सरफेसेस पे पहले उन्होंने, फिर इस टेबल को हमेशा वाइब्रेटिंग ही रहता है ये टेबल। पाउडर आर ऑब्टेन फ्रॉम लम्प्स ऑफ ओर यूजिंग बॉल मिल इज पाउडर्ड ऑन द टेबल। अब पाउडर ओर्स के जो होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं। उसके बाद ये जो पाउडर होता है वो ऊपर से, यहाँ से पाउडर और यहाँ से डालते हैं पाउडर इस टेबल के ऊपर। देन एज ए रिजल्ट the lighter gang particles are carried away along with the flowing water। और यहाँ से वाटर छोड़ते हैं। तो अब क्या होता है कि जो गैंग्यू होते हैं, जो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, वो सब यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं आके। देन नेक्स्ट, while the heavier particles in which proportion of mineral is more and proportion of gangue is less are blocked by the wooden rifles and get collected at the slits between them। अब क्या होता है कि जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं और जो हेवी गैंग होते हैं वो कहाँ, वो यहाँ पे, ये जो स्लिट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। देन सेकेंड इज हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ये प्रिंसिपल, ये किस पे वर्क करता है, वर्किंग मिल के प्रिंसिपल पे ये पूरा वर्क करता है। देन इसमें होता है कि देर इज अ टेपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज्ड इन ग्राइंडिंग मिल। इसमें एक टेपरिंग वेसल, ये जो टेपरिंग वेसल है ट्रेपेजियम शेप का जो है, ये होता है इसमें। और एक टैंक लाइक कंटेनर है यहाँ पे उसके नीचे साइड में, एंड यहाँ पे आउटलेट के लिए एक ये दिया है ऑन द अपर साइड एंड वाटर इनलेट ऑन द लोअर साइड। ये वाटर इनलेट के लिए दिया है एंड ये वाटर आउटलेट के लिए दिया है। अपर साइड पे वाटर आउटलेट इन एंड लोअर साइड पे वाटर इनलेट। उसके बाद गैंग्यू पार्टिकल्स आर लाइटर एंड देयरफॉर दे फ्लो out along with the water jet from the outlet of the upper side tank and get collected separately। अब क्या होता है, यहाँ से हम पहले वो पाउडर्ड ओट डालते हैं, उसके बाद जो गैंग्यू पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफी लाइट वेट होता है, तो इसकी वजह से वो यहीं से निकल जाते हैं बाहर। देन गैंग्यू पार्टिकल्स आर लाइटर and therefore they flow out with the water jet from the upper side and gets collected separate। और जो at the same time heavy particles of the ores are collected at the bottom। अब क्या होता है, जो heavy particles होते हैं वो यहाँ पे at the bottom वो collect हो जाते हैं। and then in short this method is based on law of gravitation। मतलब क्या बोला कि ग्रेविटेशन के लॉ के ऊपर ये मेथड फुली बेस्ड है। मतलब क्या हुआ कि जो लाइट पार्टिकल था वो ऊपर की तरफ निकल गया और जो हैवी पार्टिकल था वो आके सेटल हो गया। हुआ ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, wherein particle of same size are separated by the weight with the help of water। जबकि जो सेम साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके वेट के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं वाटर के साथ। देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब इसमें क्या होता है कि हम यहाँ से एक पाउडर ओर डालते हैं
देन मेन, अब पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं, इसके पार्ट्स क्या क्या है। इसके पास टू रोलर्स है, ये रहा एक रोलर और ये रहा एक रोलर। जो एक रोलर होता है वो नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है, एंड अनदर रोल जो वो ब्रास का बना होता है, एंड अनदर रोलर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर होता है। ये देखो, मेन पार्ट्स ऑफ दिस मशीन आर ऑफ टू टाइप्स, आयरन रोलर्स एंड द कन्वेयर बेल्ट मूविंग। ये दोनों आयरन रोलर्स है और एक कन्वेयर बेल्ट है, ये रहा। एंड वन ऑफ द रोलर इज नॉन मैग्नेटिक वाइल द अदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो है वो नॉन मैग्नेटिक रोलर है और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर है। कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड द रोलर इज नॉन मैग्नेटिक। ये जो कन्वेयर बेल्ट मूविंग अराउंड, ये वाला नॉन मैग्नेटिक बोला, एंड मेड अप ऑफ लेदर और ब्रास। और ये जो कन्वेयर बेल्ट है वो लेदर या फिर ब्रास का बना हुआ है। दी पाउडर्ड ओर इज पाउडर्ड ऑन दी कन्वेयर बेल्ट। अब क्या होता है, ये जो पाउडर्ड ओर होता है ना, ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से ऐसे आता है, फिर टू कलेक्टर वेसल और दो कलेक्टर वेसल रखते हैं। एक कलेक्टर वेसल मतलब ये हैवी वाला है, तो इसलिए ये इतना दूर तक नहीं जा पाता, तो ये एकदम इधर आके इधर कलेक्ट हो जाता है, मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होता है। और ये होता है जो गैंग जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो काफी लाइट वेट होता है, तो वो आके दूसरे वाले कलेक्टर में कन्वर्ट होता है। टू रोलर वेसल्स आर प्लेस्ड बिलो द मैग्नेटिक रोलर। अब ये भी वही बता रहे हैं कि दो मैग्नेटिक रोलर्स के नीचे दो दो कलेक्टर वेसल्स रखते हैं। The particles of non-magnetic part in the ore are not attracted towards the magnetic roller. अब जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूर चला जाता है और मैग्नेटिक जो है वो पास आके गिर जाता है। Then therefore they are carried along the belt and fall in the collector vessel, places in away the magnetic roller. नेक्स्ट क्या होता है, एट द सेम टाइम द पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ओर स्टिक टू द मैग्नेटिक रोलर एंड देयरफॉर फॉल इन द कलेक्टर। अब ये क्या बता रहा है कि जो मैग्नेटिक वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आके इसके कलेक्टर के इधर स्टिक हो जाते हैं और इसके लिए वो आके इसमें गिर जाते हैं। देन द मैग्नेटिक रोलर एंड देयरफॉर कलेक्टर, ठीक है। इन दिस वे द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स इन द ओर कैन बी सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर मैग्नेटिक नेचर। इसके वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसिटराइट इज इन अ टिन ओर, इट कंटेन्स मेनली द नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट्स टैनिक ऑक्साइड। अब उन्होंने कैसिटनाइट लिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हमने कैसिटनाइट लिया और क्या किया कि उसे यहाँ से ये किया, तो जो नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है स्टैनिक ऑक्साइड वो यहाँ जाता है, एंड जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट है दैट इज फेरस टंगस्टेट वो यहाँ आ जाता है, तो सेपरेट हो गया बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। देन नेक्स्ट है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब जो थर्ड मेथड है हमारा वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन टू ऑपोजिट प्रॉपर्टीज। ये दो ऑपोजिट प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से लव करने वाला और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से हेट करने वाला या फिर फियर करने वाला। Then here the particles of metal sulfides due to their hydrophobic property get wetted mainly with oil. अब इसमें क्या होता है, जो सल्फाइड पार्टिकल्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, उसके जैसे क्या होता है ये ऑयल के साथ वेट हो ऑयल के साथ चले जाते हैं, while due to the hydrophilic property of gangue particles get wetted with water. और गैंग पार्टिकल्स हाइड्रोफिलिक होता है मतलब वाटर से वाटर लविक होते हैं, तो वो क्या करते हैं वाटर के साथ चले जाते हैं। जो सल्फाइड्स है वो हाइड्रोफोबिक है, इसके लिए वो ऑयल के साथ गया, और जो गैंग पार्टिकल्स है वो हाइड्रोफिलिक है, इसके वजह से वाटर के साथ गया। बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज सर्टेन ओर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय द फॉस्फोमेटल। अब इस प्रॉपर्टी के इससे यूज करते बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड जो ओर्स होते हैं वो इससे सेपरेट हो जाते हैं। Next, in this method, finely ground ore is put into a big tank containing ample amount of water. अब इस मेथड में क्या किया जाता है कि एक ग्राउंड ओर मतलब एक ओर इसमें डालते हैं, इसके जो ये बिग टैंक है इसके अंदर, और इस टैंक के अंदर पहले से बहुत पानी भर के रखते हैं। Certain vegetable oil such as pine oil, eucalyptus oil is added to the water for the formation of froth.
अब इसमें क्या करते हैं कि इस वाटर के साथ साथ वेजिटेबल ऑयल जैसे कि यूकैलिप्टस ऑयल या फिर पाइन ऑयल ऐसा कुछ भी डाल के रखते हैं इस टैंक में। प्रेशराइज्ड एयर इज ब्लोन थ्रू दी वाटर। अब क्या करते हैं कि यहाँ से एयर सप्लाई देते हैं, एकदम प्रेशर में यहाँ से एयर सप्लाई देते हैं वाटर के अंदर। देयर इज एन एजिटेटर रोटेटिंग अराउंड इट एक्सिस इन द सेंटर ऑफ फ्लोटेशन टैंक। अब यहाँ पे एक एजिटेटर है जो रोटेट करता रहता है एकदम यहाँ उसके एक्सिस पे। द एजिटेटर यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। एजिटेटर को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द ब्लोन एयर। अब बबल्स यहाँ पे कुछ बबल्स दिख रहे होंगे, बबल्स क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि ये जो एयर सप्लाई हम दे रहे हैं उसकी वजह से। ड्यू टू एजिटेशन अ फोम इज फॉर्म फ्रॉम ऑयल। अब ये एजिटेशन कंटिन्यूस रोटेशन भी हो रहा है तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि इनके अंदर ना एक फोम फॉर्म्ड हो जा रहा है। देन due to the agitation foam is formed in oil and water and air bubbles together due to the agitating. This foam rises to surface of water and floats. अब क्या होता है, ये जो फोम है ना, जो फॉर्म होता है ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है एट द सरफेस ऑफ वाटर और उसके बाद ये फ्लोट हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड फोर फ्लोट फ्लोटेशन। इसके लिए इस मेथड को क्या बोला? फोर्थ फ्लोटेशन। Particles of certain sulfide are float sulfide ore float with foam on water as the preferentially get wetted by oil. अब क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं सल्फाइड्स के वो वाटर के साथ ये हो जाते, ऑयल के साथ निकल जाते हैं बाहर। फॉर एग्जाम्पल दिस मेथड इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ जिंक। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि इस मेथड को जिंक ब्लेंड और कॉपर पाइराइड के लिए भी यूज किया जाता है। इन शॉर्ट इस मेथड में होता क्या है कि जो सल्फाइड हम जैसे ले रहे हैं जो हाइड्रोफिलिक, हमने बोला सल्फाइड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, सॉरी। सल्फाइड जो है वो हाइड्रोफोबिक है तो वो क्या करता है, वो ऑयल के साथ निकल जाता है एंड बाकी जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है वो वाटर के साथ निकल जाता है। बस इतना ही हो रहा है इसमें इन शॉर्ट। नेक्स्ट इज लीचिंग। क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एल्यूमिनियम गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड ब्लीचिंग। अब लीचिंग में क्या होता है कि मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम गोल्ड सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने का जो पहला स्टेप होता है ना वो होता है लीचिंग। इन दिस मेथड ओर इज सोक्ड इन अ सर्टेन सॉल्यूशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस मेथड में क्या करते हैं कि जो ओर्स को क्या करते हैं हम सोक करके रखते हैं काफी लंबे समय तक एक सॉल्यूशन के अंदर। दी ओर डिजोल्व इन दैट सॉल्यूशन ड्यू टू सच केमिकल रिएक्शन। अब जो ओर होता है ना वो क्या होता है कि डिजोल्व हो जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर, उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो जो ओर डिजोल्व हो जाता है। द गैंगियो हाइवर डजंट रिएक्ट, मतलब एक केमिकल इन शॉर्ट क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर कि हमने एक मेटल रखा एक सॉल्यूशन के साथ, तो क्या हुआ कि वो मेटल रिएक्ट हो गया उस सॉल्यूशन के साथ और वो मेटल तो रिएक्ट कर गया एंड जो गैंग्यू होता है ना वो रिएक्ट नहीं हो पाता, तो हम गैंग्यू निकाल लेते हैं, मतलब गैंग्यू सेपरेट हो गया इन शॉर्ट। तो अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड द एल्यूमिनियम ओर इज डन बाय लीचिंग मेथड। हियर बॉक्साइड इज सोक्ड विद aqueous NaOH and Na2CO3 which dissolves the main ingredient alumina। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि बॉक्साइड का और एल्यूमिनियम को एक सॉल्यूशन के अंदर डाला दैट इज NaOH, तो क्या हुआ कि Na2CO3 फॉर्म हुआ और जो एल्यूमिना था वो डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करें? अब तक तो हमने देखा कि हाँ भाई कैसे सेपरेट कैसे करें मेटल और जो गैंग्यू है उन दोनों को सेपरेट कैसे करें, अब उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करें अब वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेटल एट टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। ये तो हमें पता ही है कि भाई हाईली रिएक्टिव सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम टॉप पे जो मेटल रहेगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। हमने कल ही पढ़ा था कि भाई जो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे चलता है उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो हाई में आएगा, देन जो कम थोड़ा होगा वो मॉडरेट के अंदर आएगा, जो एकदम कम होगा वो आएगा लो में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम सोडियम एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव मेटल्स। अब उन्होंने दिया एक एग्जाम्पल कि भाई पोटेशियम सोडियम और एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिव मेटल्स है। रिएक्टिव मेटल्स हैज लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग देयर
इलेक्ट्रॉन इन द आटोमोस्फेयर। हमने कल पढ़ा था कि भाई जो रिएक्टिव मेटल्स है, जो कोई भी मेटल जो रिएक्ट करना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि भाई कैटायंस या फिर एनायन, कैटायंस लूज करके या फिर एनायंस गेन करके वो अपने आटोमोस्ट शेल फिल करके और फिर स्टेबल होना चाहते हैं। तो यहाँ क्या बोला, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी होता है कि वो अपने कैटायंस लूज कर दे और आउटरमोस्ट शेल को फिल कर दे अपने, मतलब स्टेबल हो जाए। हमने कल ही पढ़ा था कि भाई हाँ, कोई भी मेटल क्या चाहता है कि मैं अपना ये या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं या तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं और अपना जो एक आउटरमोस्ट शेल का है कैपेसिटी वो फिल कर दूं, और नोबल गैस की है वो अटेन कर लूं मैं। कोई भी एलिमेंट यही चाहता है। तो अब नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। अब जो एल्यूमिनियम है ना, वो काफी रिएक्टिव मेटल है, तो इसके लिए वो कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है हमें। तो एल्यूमिनियम इज द थर्ड हाईली अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन से सिलिकॉन। अब बोला कि एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड हाईली अबेंडेंट मेटल है जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। पहला तो ऑक्सीजन है, उसका तो सिलिकॉन है, उसका थर्ड आया एल्यूमिनियम। फिर एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। अब एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है। अब वो बॉक्साइट के ये बता रहे कि भाई कितना क्या प्रेजेंट है बॉक्साइट ओर में। तो बॉक्साइट कंटेन 30 to 70% ऑफ Al2O3। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके पास 30 to 70% होता है, और बाकी सारा जो होता है वो गैंगी होता है, मतलब हमारे किसी काम का नहीं। तो इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एक्सेट्रा। जो गैंगी होता है वो किस किस का बना होता है, सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड या फिर और बहुत सारी चीजें। तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना दो स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। पहले हम कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं बॉक्साइट ओर का। दैट इज बॉक्साइट इज मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट मेन ओर है एल्यूमिनियम का। सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड जो है वो इम्प्योरिटीज है जो बॉक्साइट के अंदर प्रेजेंट है। अब इन इम्प्योरिटीज को सेपरेट कैसे कर रहे हैं, बाय लीचिंग। लीचिंग हमने मेथड पढ़ी थी, ये रही लीचिंग मेथड। क्या करता है इसमें कि जो ओर होता है उसको, जो हमारा मेन मेटल होता है उसको किसी भी, पहले तो जो ओर होता है उसको एक सॉल्यूशन के अंदर डाल देता है, जो हमारा मेन मेटल होता है ना वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, और हमें जो हमारा गैंगी होता है वो अलग आ जाता है हमारे पास सेपरेट होके। तो वही हम करते हैं इसको लीचिंग मेथड से, या तो बेस मेथड या तो फिर हॉल्स मेथड से इसको इम्प्योरिटीज को निकाल लेते हैं। इन बोथ मेथड फाइनली द कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। अब इन दोनों मेथड्स में क्या होता है कि हमें क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना मिलता है कैल्सिनेशन के प्रोसेस से। और जो सेकंड है वो है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एल्यूमिना का, इज डन इन अ स्टील टैंक। एक स्टील टैंक में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एल्यूमिना का। देन द टैंक हैज अ ग्रेफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो टैंक, ये जो है ना लाइनिंग, ये है ग्रेफाइट की लाइनिंग जो उसके इनर साइड में, टैंक के इनर साइड में है। दिस लाइनिंग डज द वर्क ऑफ कैथोड। अब ये जो ग्रेफाइट लाइनिंग है ना, ये कैथोड का भी वर्क करती है, ये रही। देन a set of graphite rods dipped in the molten electrolyte works as anode। अब इनमें से कुछ जो होते हैं वो एनोड के भी काम कर लेते हैं, ये रहे। देन क्रायोलाइट और फ्लूस्पार आर एडेड इन द mixture to lower its melting point up to 1000 Celsius। तो पहले जो एल्यूमिना था, जब स्टार्टिंग में आया था हमारे पास, तब उसकी जो टेम्परेचर भी थी वो 2000 थी। अब हमने जब मिक्सचर किया तो उसको जो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम करके 1000 कर दिया। देन नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम तो देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो इनमें क्या है, मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव।
अब इनमें आए जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स थे वो आ गए इनमें। कौन कौन से मेटल्स है वो मॉडरेटली रिएक्टिव जो थे? आयरन, जिंक, लीड और कॉपर। यूजुअली दे अकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड सॉल्ट्स और कार्बोनेट। अब ये या तो सल्फाइड सॉल्ट्स में फॉर्म होता है या तो फिर इनके कार्बोनेट्स में फॉर्म होते हैं। अब इनका और बता रहा है कि और ही तो है ये कि भाई अगर आयरन है तो आयरन सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा या तो फिर आयरन कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो आयरन का एक और है ना, आयरन सल्फाइड। देन इट इज easier टू obtain metals from their oxides rather than from sulfides और कार्बोनेट। अब इन्होंने कहा कि इस मेथड के थ्रू क्या होता है कि बहुत आसान होता है कि अगर ऑक्साइड्स के थ्रू हम कोई और निकाल सके, पर सल्फाइड्स के थ्रू और कार्बोनेट के थ्रू इतना आसानी से नहीं निकल सकता। Therefore, sulfide ores are strongly heated in air to transform them into oxide। तो अब ये क्या करते हैं, जो सल्फाइड ओर है ना उनको हीट करते हैं एयर के अंडर, ताकि उसे चेंज करके ऑक्साइड ओर बनाया जा सके। तो जो ये मेथड है सल्फाइड से ऑक्साइड को कन्वर्ट करने का, इसको बोलते हैं रोस्टिंग। देन अब कार्बोनेट ओर के साथ भी सेम करते हैं कि भाई कार्बोनेट ओर भी तो मुश्किल से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए कार्बोनेट ओर को भी हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही सेम हीटेड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू ट्रांसफॉर्म देम, वही सेम मेथड से। तो इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो जो हमने सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया उस प्रोसेस को बोला रोस्टिंग, और जो कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया उस प्रोसेस को बोला कैल्सिनेशन। अब नेक्स्ट क्या है? रोस्टिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का एक रिएक्शन बना दिया फिर हमने कि भाई Zn है, जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो हमारा क्या फॉर्म हुआ? जिंक ऑक्साइड बन गया हमारा। हमें तो ऑक्साइड ही चाहिए था ना, फॉर्म हुआ हमारा ऑक्साइड। और जो सल्फर ऑक्साइड है वो लिबरेट हो गया एयर में। और कैल्सिनेशन में क्या हुआ कि जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा फॉर्म हुआ जिंक ऑक्साइड और CO2 लिबरेट हो गया एयर में। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब हमने हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाला पढ़ लिया, मॉडरेट रिएक्टिविटी वाला पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे एकदम जो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स है, रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम नीचे जो प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दैट इज वाई दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो ये एकदम रिएक्टिव, ये एकदम लेस रिएक्टिव होता है, तो इसके लिए ये एकदम हमेशा फ्री स्टेट में ही फॉर्म होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो द रिजर्व्स ऑफ कॉपर इज इन फ्री स्टेट आर वेरी फ्यू। अब कॉपर का कह रहा है कि कॉपर का जो रिजर्व्स होता है ना वो काफी कम पाया जाता है फ्री स्टेट में। प्रेजेंटली कॉपर इज फाउंड मेनली इन द फॉर्म ऑफ Cu2s। अभी क्या होता है कि जो कॉपर होता है ना वो सल्फाइड के फॉर्म में ही प्रेजेंट मिलता है ज्यादातर। तो अभी सल्फाइड से हमें ऑक्साइड में चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि भाई सल्फाइड को हीट करेंगे इन एयर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा फॉर्म हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। देन नेक्स्ट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हमने देख लिया कि हाँ भाई अब मेटल को पहले सेपरेट कैसे कर रहे थे, उसके बाद मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे थे। मेटल एक्सट्रैक्ट तक तो हो गया, अब हमें उन मेटल को रिफाइन भी तो करना पड़ेगा, तो अब वो देखते हैं। Metals obtained by various reduction process described above are not very pure। अब इन्होंने बोला कि जो हमने पहले सेपरेट तो कर लिया, फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया, पर यहाँ तक भी जो एक्सट्रैक्शन के बाद भी जो हमें मेटल मिला ना वो अभी भी प्योर नहीं है, उनमें भी कुछ इम्प्योरिटीज है। तो अब उन इम्प्योरिटीज को भी निकाल के और हमें एक प्योर मेटल फॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, जो प्योर मेटल होगा वो हमें मिल जाएगा और जो इम्प्योर होगा वो उधर ही रह जाएगा। तो रिफाइनिंग में तो हमें मिल गया प्योर मेटल, हमारा मेटलर्जी वाला पार्ट।